बहुत करप्ट आदमी, सारा देश लूट के पैसा विदेशी बैंक में जमा कर दिया। अब मोबुटू की सत्ता पलटी, अभी नई सरकार आई है, 3 महीना हुआ है, जाहिर में सत्ता परिवर्तन हो गया। तो अभी नई सरकार जो आई उसने क्या किया कि मोबुटू का जितना पैसा स्विस बैंक में है सबको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया, कानून बनाकर जाहिर की संसद से। नतीजा क्या निकला है? उन्होंने राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया और स्विस बैंकों में 56 लाख स्विस फ्रांक इतना पैसा मोबुटू का था, वो सबका सब जाहिर सरकार को उन्होंने सौंप दिया। तो अभी जाहिर एक ऐसा देश है जो अपना सारा परदेशी कर्ज चुका देगा उस पैसे। ऐसा एक बार और हुआ है ब्राजील में, और ऐसा एक बार और हुआ है फिलीपींस में। तो जाहिर कर सकता है, ब्राजील कर सकता है, फिलीपींस कर सकता है, तो भारत क्यों नहीं कर सकता? बस संकल्प शक्ति की जरूरत है और सारे देश की जनता को इस बात के लिए जागृत करने की जरूरत है। और ऐसे ही एक सुझाव मैंने और दिया है भारत सरकार को कि अमेरिकी संसद ने अभी एक कानून पारित किया है। उस कानून का नाम है बाय अमेरिकन एक्ट। आप समझते हैं इसका मतलब? अमेरिकी माल खरीदो, इसके लिए कानून बन गया है अमेरिका में। तो अमेरिका ने यह कानून क्यों पारित किया है? अमेरिका में 50 स्टेट हैं, राज्य सरकारें हैं। तो सभी राज्य सरकारों को इस कानून के बाद जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो जितनी सरकारी खरीद करेंगे वो सिर्फ अमेरिकी कंपनियों से ही करेंगे। कोई परदेशी कंपनी का माल अमेरिका की कोई राज्य सरकार अब नहीं खरीदेगी, कानून बना दिया। तो मैंने भारत सरकार को सुझाव दिया है कि अगर अमेरिकन पार्लियामेंट में बाय अमेरिकन एक्ट बन सकता है तो हमारी संसद में बाय इंडियन एक्ट क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल संभव है ये। और अगर अमेरिका अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, घरेलू उद्योगों की रक्षा करने के लिए कानून बना सकता है तो हम भी हमारी संसद से बना सकते हैं और कोई हमको नहीं रोकने वाला। ऐसे कर करके कुछ 40 एक सुझाव दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि उनमें से कुछ सुझाव अगर ये लागू करेंगे तो इस साल बजट के बाद कुछ स्थिति बदलेगी, और अगर नहीं किए तो हमारा देश इंडोनेशिया, साउथ कोरिया वाले रास्ते पर और 2 कदम आगे चला जाएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि भारत सरकार के ऊपर भी ये सतत दबाव बने, उसके लिए भी आपको ये सब बातें विचार के रूप में, बहस के रूप में पूरे समाज में चलानी पड़ेगी। और इन सब बातों को सूत्र रूप में चलाने का एक ही तरीका है, स्वदेशी और स्वदेशी की बात, स्वदेशी का प्रचार, स्वदेशी का आंदोलन। उसके माध्यम से ये सब बातें आप कह सकते हैं, प्रचारित कर सकते हैं। तो यही मैं आपसे कहने आया था। और ये सब बातें हमारे समाज में जाएं, इन पर बहस हो, विचार हो, चिंतन हो, और ये सब चिंतन, बहस, विचार के बाद कोई रास्ता निकले तो इस समाज को आगे भी हम ले जा सकते हैं। क्योंकि हमारा समाज तो विचारशील समाज रहा है, शास्त्रार्थ करने वाला समाज रहा, बहस करने वाला समाज रहा। इसलिए मेरा आपसे एक आखिरी निवेदन और है कि आपका दिमाग इन सब चीजों पर सोचे, चिंतन करे, बहस करे। इसके लिए एक छोटा सा काम करिए कि टेलीविजन का स्विच ऑफ कर दीजिए, अपने अपने घर का टीवी बंद कर दीजिए। क्योंकि जब से टीवी चल रहा है आपने चिंतन करना छोड़ दिया है। इस टेलीविजन का सबसे ज्यादा नुकसान अगर कोई हो रहा है समाज को तो हमारी विचारशीलता खत्म हुई है, बहस करने की शक्ति खत्म हो गई है, विश्लेषण करने की शक्ति खत्म हो गई है। देश और समाज और राष्ट्र के बारे में सोचने की बातें हमने बहुत पीछे छोड़ दी हैं क्योंकि टेलीविजन में फंस गए। और होता क्या है, दिन भर मान लीजिए हमारे मन में कोई विचार आता भी है, कोई चिंतन हम करते भी हैं राष्ट्र के लिए, देश के लिए, और घंटे भर का चित्रहार देख लेते हैं तो सब साफ हो जाता है दिमाग में से। क्योंकि जब आप चित्रहार देख रहे हैं और आपको गीत सुनाया जा रहा है चोली के पीछे क्या है और चीज बड़ी है मस्त मस्त, तो आप राष्ट्र की बात सोचेंगे, उससे समाज की बात सोचेंगे कि देश की बात सोचेंगे? इसलिए मेरा आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि आज आपके चिंतन की, आपके विचार की इस राष्ट्र को जरूरत है। तो वो चिंतन और विचार आप तब कर सकेंगे जब टेलीविजन देखना बंद करें। तो मेरा आपसे आखिरी निवेदन है कि आप टीवी बंद करिए, और टीवी इसलिए भी बंद करिए कि ये देखने लायक नहीं है। जिससे भी मैं पूछता हूं कि भाई टीवी क्यों देखते हो, हर व्यक्ति एक ही जवाब देता है, राजीव भाई मनोरंजन करने के लिए। अब वो मनोरंजन में क्या होता है, घर के छोटे छोटे बच्चे, उनके साथ उनके मम्मी पापा, उनके साथ उनके दादा दादी, सब आंखें फाड़ फाड़ के चित्रहार देखते हैं जो देखने लायक नहीं है। और दादा दादी 3-3 पीढ़ियां एक साथ बैठ के 60-60 साल के बूढ़े चित्रहार देखते, पता नहीं क्या मजा आता है। शर्म नहीं आती किसी को अपनी आंखों में कि क्या देखते हैं।
उनके बच्चे भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, और पूरा का पूरा परिवार का सत्यानाश हो रहा, मर्यादाएं खत्म हो रही। इसलिए आप ये टीवी बंद करिए, और इसलिए भी बंद करिए कि ये टीवी नहीं है, इडियट बॉक्स, बुद्धू बक्सा। और इसकी इडियोसिटी कितनी जबरदस्त है उसका एक उदाहरण मैं आपको दूं। ये टेलीविजन पे किस तरह की इडियोसिटी आती है। एक एडवर्टाइजमेंट आता है जिसमें एक छोटा सा बच्चा कहता है, आई एम ए कॉम्प्लोन बॉय। तो फिर एक छोटी सी बच्ची कहती है, आई एम ए कॉम्प्लोन गर्ल। इसका माने क्या है? मैं कॉम्प्लोन का बेटा हूं और मैं कॉम्प्लोन की बेटी हूं। और कॉम्प्लोन क्या है? टिन का डिब्बा। अब आप बताइए, टिन के डिब्बा के बेटा बेटी हो सकते? और अगर टिन के डिब्बा के बेटा बेटी हो रहे हैं तो ये आपके पुरुषत्व को सबसे बड़ी चुनौती है। बेटा बेटी मम्मी पापा के हैं कि कॉम्प्लोन के? फिर आप कहते हैं, आजकल के माँ बाप से मैं एक ही बात सुनता हूं, राजी भाई हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं है, हमारी मानते नहीं है। वो सुनेंगे मानेंगे कैसे? वो आपके हैं कहां? वो तो कॉम्प्लोन के। इसलिए ये टीवी नहीं है, इडियट बॉक्स। और इसकी इडियोसिटी का एक दूसरा उदाहरण, टेलीविजन पे जाहिरात आता है, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। अभी अब बताइए कि तंदुरुस्ती अगर लाइफ बॉय से आती है तो भोजन क्यों करते? आज के बाद सब भोजन करना बंद करिए, एक एक लाइफ बॉय खरीद लीजिए और दिन में 10-10 बार रगड़िए, सबकी तंदुरुस्ती बने। ऐसे ही इडियोसिटी दिखाते हैं। टेलीविजन पे कहता है, लाइफ बॉय मैल में छुपे कीटाणुओं को धो डालता है। कभी टीवी नहीं कहता कि मैल में छुपे कीटाणुओं को मार देता, हमेशा कहता धो डालता है। इसका मतलब जानते हैं क्या? जो कीटाणु मैल में छुप गए हैं इनको धो पहुंच के और तंदुरुस्त बना देता है। इसलिए टीवी नहीं है, इडियट बॉक्स। क्या दिखाते हैं जाहिरात में? एक खिलाड़ी है जो फुटबॉल खेलना नहीं जानता, लाइफ बॉय लगा के जब फुटबॉल खेलने जाता है बिना गोल मारे वापस नहीं लौटता। तो मुझे लगता है भाई लाइफ बॉय लगाने से ही इतना अच्छा कोई खिलाड़ी बनता है तो पूरी की पूरी फुटबॉल टीम को लाइफ बॉय की एजेंसी दे देनी चाहिए। क्योंकि हमारी फुटबॉल टीम जब ओलंपिक में जाती है तो 0 अंडा लेके आती है, क्वालिफाइंग राउंड में बाहर हो जाती है। उस दिन मुझे इतना अफसोस होता है कि एक एक खिलाड़ी को 2-3 पैकेट लाइफ बॉय के मिले होते तो 10-12 गोल्ड मेडल तो आ ही जाते फुटबॉल। ये टीवी नहीं है, इडियट बॉक्स है। क्या इडियोसिटी दिखाते हैं टेलीविजन पे? एक जाहिरात आता है, फेयर एंड लवली। क्या है? गोरेपन की क्रीम। अभी आप बताइए, फेयर एंड लवली लगाने से सब गोरे हो जाते हो तो दक्षिण भारत में तो कोई काला नहीं रहना चाहिए। आप एक नहीं 100 फेयर एंड लवली लगाइए, आप जैसे हैं वैसे ही रहने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही टेलीविजन की इडियोसिटी है, उस पर एक जाहिरात आता है, रोटोमैक, एक पेन है। क्या होता है उससे? लिखते लिखते, हाँ, जरा बताइए कि ऐसा भी कोई पेन आता है जिससे लिखते ही लिखते सब हो जाए? और आपके देश के बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि लिखते लिखते सब करने के लिए जा रहे हैं? इसलिए ये टीवी नहीं है, इडियट बॉक्स। और इसकी इडियोसिटी का नमूना देखिए, एक विज्ञापन आता है कॉलगेट का। उसमें क्या दिखाते हैं? 2 पति पत्नी साथ साथ चल रहे हैं। थोड़ी देर के बाद पत्नी मुंह फेर लेती और अपनी सहेली से कहती, कैसे कहूं उनकी सांस में बदबू आती है। तो उसकी सहेली कहती है, सांस में बदबू, चल मेरे साथ। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं, अरे कॉलगेट का सुरक्षा चक्र तो अपनाया नहीं, सांस में बदबू तो आएगी। तो उनके घर में कॉलगेट आ जाता है। उनके मिस्टर जिनकी सांस में बदबू आती है वो कॉलगेट रगड़ते हैं। कॉलगेट रगड़ने के बाद दिखाते हैं उनकी पत्नी उनके नजदीक आ जाती है और नीचे एक लाइन लिखते हैं, दूरियां नजदीकियां बनी। जानते हैं इसका मतलब क्या? इसका मतलब है 2 पति पत्नी अगर कॉलगेट नहीं करेंगे तो दूर दूर रहेंगे, कॉलगेट करेंगे तभी नजदीक आएंगे। बताइए, इससे बड़ी बेवकूफी कुछ हो सकती है? भारतीय संस्कृति कहती है कि पति पत्नी का रिश्ता परस्पर प्रेम, परस्पर विश्वास, परस्पर सद्भाव पर टिका होता है। ये इडियट बॉक्स कह रहा है कि कॉलगेट पेस्ट पर टिका हुआ। और ये टेलीविजन की इडियोसिटी इतनी बढ़ गई है, अभी टेलीविजन पे एक जाहिरात आता है, चिकलेट्स की गोलियां। तो चिकलेट्स की गोलियों का क्या विज्ञापन आता है? एक भाई आता है, कोई नौजवान, वो एक लड़की को चिकलेट्स की गोलियां देता है, लड़की उसके पीछे पीछे चल देती है।
माने इस देश की लड़कियां इतनी सस्ती हैं कि चिकलेट्स की गोली पर किसी के भी पीछे चल गए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये टेलीविजन नहीं है, इडियट बॉक्स है। और आप क्या करते हैं कि बार बार लगातार यही इडियोसिटी देखते हैं, बेवकूफी देखते हैं, और आप फिर वही बेवकूफी करते हैं बाजार में जाके, वो सामान खरीद के लाते हैं। इसलिए मैं आपसे मना कर रहा हूं कि ये टीवी बंद करिए। और ये टीवी इसलिए भी बंद कर दीजिए कि बच्चों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अभी मैं पूना में था, मेरा जाहिर व्याख्यान हुआ, एक डॉक्टर आया मेरे पास व्याख्यान के बाद, उसने बताया, राजीव भाई पूना के मेंटल हॉस्पिटल में वो डॉक्टर नौकरी करता, उसने बताया कि एक बच्ची है 12 साल की, जी हॉरर शो देखकर पागल हो गई, उसका इलाज चल रहा अभी पूना। अभी चंद्रपुर में जब मैं गया था तो मेरे जाहिर व्याख्यान के बाद एक बहुत ही गरीब मजदूर आया, रोता हुआ मंच पे आ गया, कहने लगा, राजीव भाई मेरे घर का तो सत्यानाश हुआ। मैंने कहा, क्या हुआ तेरे घर में? तो कहने लगा, मैं बहुत गरीब मजदूर हूं, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं, लेकिन मेरा एक 11 साल का बेटा, वो रोज मुझको कहता था कि टीवी लाओ, टीवी लाओ, टीवी लाओ। मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने बैंक से कर्जा लेकर टीवी खरीद लिया। और टीवी खरीद लिया तो उसका जो 11 साल का बेटा था वो टेलीविजन पे एक सीरियल देखता था, उसका नाम था शक्तिमान। वो शक्तिमान सीरियल में पता नहीं क्या दिखाते हैं कि वो कोई है घूमता हुआ ऊपर से कूदता है, जमीन पे आता है, कोई हीरो है उसका। तो बच्चा देखता था उसको गौर से। एक दिन क्या किया उसने, छत पे चढ़ गया और घूमते हुए कूदा छत पर से, उसके दोनों पैर टूट गए। उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया, डॉक्टरों ने एग्जामिन किया, उसके बाद उसको पैरालिसिस का अटैक आया, उसकी दोनों टांगें बेकार हो गई हमेशा के लिए। तो गरीब मजदूर कह रहा था कि राजीव भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यही 11 साल का बेटा मेरी संपत्ति थी, ये चला गया मेरे हाथ से, अब क्या करेंगे? टेलीविजन का क्या असर होता है बच्चों पर, ये अहमदाबाद शहर की एक दुर्घटना मैं आपको बता रहा हूं। एक 7 साल की बच्ची ने अपने 1.5 साल के भाई को वॉशिंग मशीन में डाल दिया। क्यों? वो जो उसका 1.5 साल का भाई था वो थोड़ा काले रंग का था, उस बच्ची को ऐसा लगता था कि वॉशिंग मशीन से हर चीज साफ होकर निकलती है, तो उसने डाल दिया उसमें और बटन चला दिया उसने। खून ही खून और बच्चा मर गया। अब वो 7 साल की बच्ची का कसूर क्या, क्योंकि रोज तो वो टीवी पे यही देखती थी। मेरे इलाहाबाद शहर के बाजू में लखनऊ एक शहर है, वहां क्या हुआ, पिछले साल एक 4.5 साल का बच्चा था, वो क्या करता था, टेलीविजन पे एक विज्ञापन देखता था, थम्स अप का एक विज्ञापन आता था, उसमें एक नौजवान पैर में रस्सी बांध के उल्टा कूदता था। तो वो 4.5 साल के बच्चे ने एक दिन अपने दोनों पैर में रस्सी बांधी, छत पे से कूद गया, सड़क पे गिरा, सिर फटा और मर गया। कितना बुरा असर पड़ता है बच्चों पर टेलीविजन का, उसके लिए मैं कुछ नमूने आपको दे रहा हूं। और अमेरिका में भी यही हालत है, हमारे यहां ऐसा नहीं, अमेरिका में भी यही हालत। अमेरिका में अभी 2 बच्चों ने, प्राइमरी स्कूल के 2 बच्चों ने अपनी क्लास के 5 बच्चों का मर्डर कर दिया राइफल से। एक बच्चे की उम्र 11 साल, दूसरे की उम्र 13 साल। और उन दोनों बच्चों को पुलिस पकड़ के ले गई। पुलिस ने उनसे पूछा कि तुमने ये क्यों किया, क्योंकि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अमेरिका में सजा नहीं दी जा सकती। तो पुलिस ने पूछताछ की तो दोनों बच्चों ने कहा कि हम 15 दिन से एक सीरियल देख रहे थे, उस सीरियल में जो हीरो है वो ऐसे ही मर्डर करता था, तो हमने कर दिया। उसके बाद अभी टेक्सास के एक सबर्ब में दूसरी दुर्घटना हुई। एक खुली जीप में अमेरिका के 10-12 बच्चे सवार हुए, उनके हाथ में स्टेन गन थी। टेक्सास के एक सबर्ब में गोलियां चलाते हुए बाजार में से निकल गए, 34 लोगों को मार दिया। पुलिस ने उनको पकड़ा, उन नौजवानों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने एक फिल्म देखी टेलीविजन पे, उसमें इसी तरह से गोलियां चलाई गई थी तो हमने चलाई। उसके बाद बिल क्लिंटन ने सेनेट में स्टेटमेंट किया, उन्होंने कहा कि अमेरिकी बच्चे अगर टीवी देखकर हत्याएं करना सीख रहे हैं और हत्यारे बन रहे हैं तो हमको ये टेलीविजन चैनल बंद करने के बारे में सोचना पड़ेगा। तो शायद अब वहां टेलीविजन चैनल बंद होंगे, लेकिन दुर्भाग्य मेरे देश का है कि जो कुछ वहां बंद होता है वो भारत में चालू हो जाता है। स्टार टीवी बंद हुआ यूरोप में, वो यहां चालू हो गया। CNN बंद हुआ यूरोप में, बहिष्कार हुआ, वो यहां चालू हो गया। जी और इस तरह के बेवकूफी के सीरियल कोई नहीं वहां चलते, वो यहां चालू हो गया। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल नाम का टीवी सीरियल पूरे यूरोप में बैन है। सिर्फ ब्रिटेन को छोड़कर बाकी दुनिया के किसी भी देश में नहीं चलता। फ्रांस की सरकार ने सबसे पहले बैन किया था बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, लेकिन हमारे देश में धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसे तमाम उल्टे सीधे टीवी सीरियल आपके बच्चे देख रहे हैं, जिसका बहुत बुरा असर उन बच्चों के मन पर पड़ रहा है। और आप जानते हैं बच्चे बहुत भोले होते हैं, जो देखते हैं
वही करते हैं अपने जीवन में, जो सुनते हैं वही करते हैं अपने जीवन में। तो हमारे देश के बच्चे क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इस देश के बच्चों को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, गाना चाहिए, मेरा रंग दे बसंती चोला, और ये गा रहे हैं चोली के पीछे क्या। कितनी गिरावट आई है संस्कृति में इस टेलीविजन से, उसका ये नमूना। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जितनी जल्दी संभव हो ये टीवी चैनल बंद करिए, और इसलिए भी बंद करिए कि बहुत सारे टीवी चैनल अमेरिका के हैं। स्टार टीवी अमेरिका का है, ESPN अमेरिका का है, CNN अमेरिका का है, और ये सारे के सारे टीवी चैनल जब चलते हैं हमारे घर में, तो इन टीवी चैनलों का पैसा हिंदुस्तान से बाहर जाता है। एक साल में जी सिनेमा, स्टार मूवीज और ESPN, इन 3 चैनलों का 225 करोड़ रुपया भारत से चला जाता है विदेश में। तो पैसा भी हमारा जा रहा है, बर्बादी आ रही है हमारी, और देश के बच्चों के संस्कार भी खराब हो रहे हैं। तो ये संस्कार खराब हो गए और बच्चों का चरित्र बर्बाद हुआ, तो आने वाली नौजवान पीढ़ी को क्या नसीहत देंगे। इसलिए मेरा आपसे ये आखिरी निवेदन है कि इस देश की नौजवान पीढ़ी बचे और इसके संस्कार बचे, भारतीय संस्कृति बचे। इसके लिए जितनी जल्दी हो अपने घर का टीवी बंद कर दीजिए। आप पूछेंगे फिर क्या करें मनोरंजन के लिए? बच्चों को अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने को दीजिए, साहित्य की पढ़ाई करिए और आप कराइए। बच्चों को संगीत की शिक्षा दीजिए और आप खुद सीखिए। कला की शिक्षा दीजिए और सिखाइए। साहित्य, संगीत, कला, इन 3 चीजों में जो बच्चों को शिक्षा मिलेगी और मनोरंजन होगा वो किसी भी दूसरे चीज में नहीं है। तो मेरा आपसे ये आखिरी निवेदन है कि घर से टीवी निकालिए, साहित्य, संगीत, कला के माध्यम से बच्चों में परिष्कार डालिए, संस्कार डालिए, और इस देश के साथ जो सांस्कृतिक आक्रमण चल रहा है इसको रोकने में मदद करिए। तो आपसे यही छोटी छोटी कुछ बातें कहने आया था। स्वदेशी अपनाइए, टेलीविजन का बहिष्कार करिए, अमेरिकी कंपनियों का बहिष्कार करिए, ज्यादा से ज्यादा इस देश के आसपास बनने वाले सामान को खरीदिए, हमारे देश के छोटे उद्योग जो बनाते हैं वो सामान खरीदिए, तो इस देश की अर्थव्यवस्था को बचा सकते हैं। स्वदेशी ला सकते हैं तो अर्थव्यवस्था बचेगी। टेलीविजन बंद होगा, केबल कनेक्शन का बहिष्कार होगा तो संस्कृति बचेगी। और इसी सब काम के लिए आपसे कुछ दान मांगने आया, वोट मांगने आया नहीं, कभी आऊंगा नहीं। किसी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं, ना आपसे नोट मांगने आया। आपसे वोट नहीं चाहिए, आपसे नोट नहीं चाहिए। आप फिर पूछेंगे क्या चाहिए हमको? मुझे आपसे क्या चाहिए? आपका एक तो संकल्प चाहिए जो आप अपने जीवन में धारण करेंगे स्वदेशी का, और दूसरा आपसे समय दान चाहिए। एक दिन में आपके पास 24 घंटे का समय है, इसमें से 23 घंटे आप अपने लिए रखिए, 1 घंटे का समय दान करिए। तो 1 घंटे में आप क्या करेंगे? जो कुछ मैंने आपसे कहा यही बात आप रोज कम से कम 2, 3, 5 लोगों को कहिए, कम से कम। और रोज अगर एक व्यक्ति को भी आप ये बात कहें तो साल में 365 परिवारों तक ये संदेश पहुंचेगा। और जो भी व्यक्ति यहां है, अगर एक एक व्यक्ति साल में 365 परिवारों तक ये संदेश पहुंचाएगा तो एक बहुत बड़ी क्रांति इस देश में हो जाएगी। तो घर घर, गांव गांव, गली गली इस विचार का प्रचार करना है, और घर घर, गांव गांव, गली गली इस विचार के प्रचार के लिए आपका संकल्प चाहिए, आपका समय दान चाहिए। इस काम में जो भी लोग समय दान देना चाहते हो, जिनको भी लगता हो कि राजीव भाई हम इस काम में लग सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, वो अपना नाम पता, वहां एक स्टॉल लगा हुआ है जिस पर कुछ पुस्तकें और कैसेट मिल रही हैं, वो आप देकर जाइएगा। आपका नाम पता हमारे पास रहेगा। हम सारे देश में इस आंदोलन को चला रहे हैं और इसके माध्यम से एक बड़ा संगठन बना रहे हैं, क्योंकि बिना संगठन के कोई भी बड़ा काम लंबे समय तक इस देश में नहीं किया जा सकता। तो आप जैसे लोगों का समयदान अगर मिलेगा तो ये संगठन बनेगा, और ये संगठन बनेगा, सारे देश में चलेगा, तो एक नए तरह की क्रांति का सूत्रपात इस देश में होगा, जिसमें वोट नहीं, नोट नहीं, समय के दान के साथ राष्ट्र और समाज का काम करना है। उसी काम के लिए मुझे आपसे थोड़ा सा समय दान की अपेक्षा है। अगर आप दे सकें तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।